हेलो वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल एनटीएससी गाइड। आज हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले सेशन में बच्चों आपको पढ़ाया था कि फंक्शन की बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं और फंक्शंस के हमने थोड़े से टाइप भी आपसे डिस्कस किए थे, जिसमें कांस्टेंट फंक्शन था, आइडेंटिटी फंक्शन था, वगैरह वगैरह जो भी हमने फंक्शंस आपको डिस्कस किए थे। साथ ही हमने फंक्शन में डिस्कस किया था कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं। साथ में हमने डिस्कस किया था कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। तो आज मैं फिर से आपको कुछ चीज़ों के बारे में एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स से वाई पर डिफाइन कर रखा है, अगर ये वन वन होगा, उसकी कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी लिखा रखी थी कि फॉर ऑल एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स, एफ एक्स वन को किसके बराबर होना चाहिए? एफ एक्स टू के बराबर। ठीक है ना? यानी कि अगर ऐसा है, अगर मैं कहता हूं कि इफ एफ एक्स वन की जो वैल्यू है अगर वो एफ एक्स टू के बराबर मैंने कंसिडर की है, तो इसका मतलब होगा कि मेरा एक्स वन किसके इक्वल होना चाहिए? एक्स टू के इक्वल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके। अदरवाइज के केस में क्या हो जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज के केस में इस फंक्शन को क्या मान लिया जाएगा? मैन इवन। देखिए, दो ही टाइप है किसी फंक्शन के, वन वन होने के हैं या फिर मैन इवन होने के हैं। अब इसमें आप समझ सकते हो कि अगर एक एलिमेंट किसी एक पे आ रहा है, इसका मतलब वो वन वन के केस को फॉलो कर रहा है। और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट अगर एक इमेज को मैप कर रहे हैं, इसका मतलब वो मैनी वन के केस में जा रहा है। ठीक है ना? क्लियर हुआ होगा मेरा पॉइंट। चलिए, एक और डेफिनेशन यहां देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन की। कोई भी फंक्शन एफ एक्स से वाई में जा रहा है, इस सेट टू बी ऑन टू फंक्शन है ना, उसको हम ऑन टू कब कहेंगे? या सर्जेक्टिव। ये दो वर्ड आपको याद रखने में ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। मैंने इंजेक्टिव के बारे में भी आपको बताया था पिछले सेशन में, और यहां मैं आज सर्जेक्टिव के बारे में बता रहा हूं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि वाई का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन चुका हो, ऐसा मस्ट होता है ऑन टू होने के लिए अंडर एफ। यानी कि अगर वाई का सारा एलिमेंट इमेज में नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो अदरवाइज के केस में हम क्या कहते हैं? उसको इन टू फंक्शन कहते हैं। मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको लिख देता हूं कि जो फंक्शन हमारे ऑन टू नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं। मैंने ये पूरी की पूरी डेफिनेशन बच्चों आपके लिए लिख रखी है। देयर एग्जिस्ट का मैंने सिंबल भी बना रखा है, ये वाला है ना। फॉर ऑल का मतलब ये होता है, जिसको उल्टी ए कहते हैं हम, और उल्टी ई को कहते हैं हम देयर एग्जिस्ट। तो इन सिंबल्स में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लगता है कि नहीं हम ये सिंबल्स नहीं लिख सकते, तो मैंने दोनों फंक्शंस की अलग अलग डेफिनेशंस आपको दे रखी है। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन आएगी तो आप ऐसे लिख के आएंगे, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन आएगी तो आप ऐसे लिख के आएंगे। हमें यहाँ कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही कॉपी कर रखे हैं। और एनसीईआरटी की बुक में ये 4 डायग्राम वन बाई वन दे रखे हैं ना। इसमें बता रखा है कि कौन सा इसमें वन वन है, कौन सा इसमें मैनी वन है। तो देखिए, एक ये वन है, इसकी इमेज यहाँ केवल एक ही एलिमेंट पे गई है, यानी कि उस ए पे गई है, दैट इज वन वन। इसको टू को देखते हैं, ये भी यहाँ पे गया है, दैट इज वन वन। थ्री गया है किस पे? डी पे गया है, दैट इज ऑल्सो वन वन। और ये फोर भी कहाँ पे गया है बच्चों? ये फोर गया है सी पे, दैट इज ऑल्सो वन वन। देखिए, यहाँ कुछ खाली रह जाए इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ खाली नहीं रहना चाहिए। यही बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन की। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो सारे के सारे एलिमेंट जब एक से एक मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? वन वन। ये वन वन की कैटेगरी में आता है। सेकंड देख लेते हैं। देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां सारे एलिमेंट्स की इमेज है, दैट इज क्लियर। बट वन की इमेज कहां पे गई है? बी पे। और टू की इमेज भी कहां पे गई है? बी पे। इसका मतलब यहां एक ही एलिमेंट है जिसपे दो एलिमेंट्स की इमेज आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहां पे भी मुझे दिख रहा है कि इन दो एलिमेंट्स की इमेज बच्चों किस पे गई है? ए पे गई है। इसका मतलब यह है कि दिस इज ऑल्सो मैनी वन फंक्शन। ठीक है ना? और लास्ट हम देख लें तो लास्ट में हमें ये जो इमेज दिख रही है F4 में, इसमें हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप हो रहा है, मींस ये कैसा है? वन वन। ठीक है ना? आपको चारों एग्जांपल्स बहुत अच्छे से सटीक मैंने बताए हैं। मैंने इसके एग्जांपल सारे के सारे क्लियर कर दिए। ओके, अब मैं चलता हूं इस ऑन टू की डेफिनेशन के लिए कि ऑन टू कौन सा फंक्शन बन रहा है, इसमें से नहीं बन रहा। तो देखिए, ऑन टू में क्या कहा जाता है? ऑन टू में ये कहा जाता है कि y के सारे एलिमेंट इमेज बन चुके हो। तो y के देखिए, ये दो एलिमेंट्स तो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बने। E और F अगर मैं फर्स्ट डायग्राम में देखूं, इस डायग्राम में,
तो ई और एफ दो ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी की भी इमेज नहीं बने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू। अच्छा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते उनको हम और करके क्या लिख देते हैं? इनटू फंक्शन। ध्यान दोगे बच्चों, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं उन्हें हम क्या लिख देंगे? इनटू फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखूंगा तो नेक्स्ट एग्जांपल में मेरा ऑन टू नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो एलिमेंट मेरे पास ऐसे हैं जो इमेज सेट में नहीं है। आपको ध्यान रखना है बस इसी चीज का कि अगर सारे के सारे एलिमेंट हमारे इमेज बन जाते हैं तो इसका मतलब वो ऑन टू है। अगर कोई एलिमेंट हमारा ऐसा रह जाता है वाई में से जो इमेज में नहीं आ रहा, जैसे कि ए पर भी देखिए, ए भी किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? हमारा इनटू फंक्शन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड डायग्राम देखते हैं। थर्ड डायग्राम में देखिए, ए पर भी इमेज आई है बच्चों, बी पर भी इमेज आई है और सी पर भी इमेज आई है। मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू भी कैसा है? मैनी वन। ठीक है ना, पूरा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मैनी वन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है ना मेरा पॉइंट? ओके, लास्ट भी देख लेते हैं। लास्ट में हमें क्या दिख रहा था? वन वन तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। अब हमें बस ये देखना है कि यहाँ सारे के सारे एलिमेंट इमेज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या आ रहे हैं? इमेज में आ रहे हैं। मीन्स ये फंक्शन भी हमारा कैसा है? ऑन टू। तो ऑन टू के साथ साथ कैसा फंक्शन हो गया? ये वन वन। ठीक है ना, बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, विद द एग्जांपल हम इन चीजों को कवर कर रहे हैं। मैथमेटिकली हम बार बार डायग्राम तो नहीं ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इन डेफिनेशंस की। नंबर एक डेफिनेशन बच्चों ये है जिसको हम वन वन कहते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और नंबर दो डेफिनेशन ये है, क्योंकि हमें इन दोनों डेफिनेशंस के बेसिस पर ही सारा का सारा काम करना है इन द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। ओके, तो आपका जो बोर्ड सिलेबस है उसमें हमें ये पूरा का पूरा कवर कराया जाता है। एक रिमार्क दे रखा है बच्चों आपकी बुक में, अगर आपने पढ़ा होगा, बुक खोलोगे, और मैं तो आपसे ये कहता हूं कि मेरा गाइडेंस आपको यही है कि अगर आप मेरे लेक्चर्स पढ़ रहे हो तो आप एनसीईआरटी बुक लेके पढ़िए, बिकॉज आई एम कवरिंग द ऑल एक्सरसाइजेस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज द एग्जाम्पल्स। तो जो भी उनकी बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, जितनी चीज सरल हो सकती है, मैं यहाँ पे आपको उस चीज को सरल से सरल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें? अगर कोई फंक्शन है एक्स से वाई पर डिफाइन हो रहा है, ये ऑन टू कब होगा? इसकी एक बेसिक डेफिनेशन मैंने भी आपको पिछले लेक्चर में लिखी थी। जब रेंज जो होती है ना फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ, इसको अगर मैं पूरा का पूरा वाई बना दूं तो इसका मतलब फंक्शन मेरा कैसा हो जाएगा? ऑन टू। देखिए, दोनों चीजों पे बहुत ध्यान रखना है। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी सबसेट के बेसिस पे, सबसेट में भी एक प्रॉपर सबसेट होता है ना? ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ये प्रॉपर सबसेट ये होता है बच्चों कि अगर हमें कोई ए है और जो प्रॉपर सबसेट होना चाहता है बी का, मींस देयर एग्जिस्ट, कोई बी होगा किसमें? बी में, सच दैट बी किसको बिलोंग नहीं करेगा? ए को। मतलब आपके पास बी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखिए, सबसेट का केस कभी आपसे ये नहीं कहता, सबसेट तो बस ये कहता है कि ए सबसेट ऑफ ए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट यहां यहीं मिल जाएंगे, मतलब इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। जब एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है, देखिए यहां एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है, बी में एक ऐसा एलिमेंट मैंने बी ढूंढ लिया जो ए में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये प्रॉपर सबसेट हो गया। तो मैं यहां से ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर रेंज ऑफ एफ, अगर रेंज ऑफ एफ प्रॉपर सबसेट है किसकी? वाई की, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है? इनटू फंक्शन। नोट करोगे इस चीज को बहुत अच्छे से। अगर प्रॉपर सबसेट है तो इनटू फंक्शन है, और अगर इक्वल हो गया तो वो कैसा फंक्शन है? ऑन टू। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तो बहुत अच्छे से इन चीजों को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, कोई कंफ्यूज्ड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन चीजों में। एक डेफिनेशन और है जो वन वन प्लस ऑन टू के बेसिस पे बनती है। अगर कोई फंक्शन वन वन भी हो जाए और साथ में ऑन टू भी हो जाए तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन है एक्स से वाई पर डिफाइन कर रखा है, अगर वो वन वन है और ऑन टू है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, यानी कि कोई फंक्शन है जो ए से कहां डिफाइन हो रहा है? बी पर। मैंने कहा कि इज वन वन एंड ऑन टू, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा फंक्शन है? वो हमारा फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए, तीन अलग अलग टाइप के आपने फंक्शन पढ़ लिया। आपने इंजेक्टिव पढ़ लिया,
इसके बाद आपने पढ़ा सरजेक्टिव, और अब पढ़ रहे हो आप बाइजेक्टिव, है ना। तो जब बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है, इसका मतलब वो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है ना। उसमें वन वन भी होता है और साथ में वो ऑन टू भी होता है, तो क्या बन जाता है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। देखिए मैं एक दो एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इन एक्सरसाइज से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एक फंक्शन है एफ जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन हो रहा है। हाँ, एक बेसिक सी चीज और बता देता हूँ, हालांकि मैं इन सारी चीजों को पिछले सेशंस में कवर कर चुका हूँ। रिलेशन मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं, चौथा लेक्चर मैंने फंक्शन का पढ़ा दिया, तो उनकी डिस्क्रिप्शन लिंक जो है मैं ऑलरेडी इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। बट फिर भी अगर आपको वहां नहीं जाना है तो नेचुरल नंबर्स के लिए आप पढ़िए कि इसको सिंबॉलिक 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स आते हैं बच्चों, इनको हम -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये इधर भी डॉट डॉट होता है और ये इधर भी डॉट 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 होता है, ठीक है। उसके बाद रेशनल नंबर्स आ जाते हैं जो पी वाई क्यू फॉर्म में होते हैं, क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और पी जो है वो कैसा होना चाहिए, पी और क्यू दोनों के दोनों जेड के मेंबर होने चाहिए। साथ में यहाँ पे हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं, तो रियल नंबर्स में हमें जो रेशनल हो और इरेशनल हो, यानी कि एक ऐसा नंबर जो रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, दैट इज अ रियल नंबर। ओके, नॉर्मली सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम रियल कंसीडर करके चलते हैं। जो बहुत बेसिक सी चीजें मैं उनको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। जैसे मान लीजिए आपको बुक में लिख के दे देता है आर स्टार, या फिर लिख के दे देता है आर नॉट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हमने जो सेट है ना पूरा का पूरा रियल नंबर, उसमें से हमने 0 को हटा रखा है। इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझोगे कि अगर उसने आर स्टार लिख रखा है या आर नॉट लिख रखा है, अगर उसने क्यू स्टार लिख रखा है या फिर उसने क्यू नॉट लिख रखा है, इसका मतलब है उसने क्यू में से किसको हटा दिया है, 0 को। अगर उसने जेड को, जेड लिखो या आई लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। आई स्टार लिख रखा है तो इसका भी मतलब यही है कि आपने आई में से किसको हटा रखा है, 0 को। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी सेट के बारे में है जो आपको प्रॉपरली आइडिया के फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि हम जब डोमेन और कोडोमेन रेंज ये सारी चीजें फंक्शन के रिगार्डिंग में पढ़ के आते हैं 11th क्लास में, ये सारी चीजें हमें क्लियर कर दी जाती हैं। और अगर आपको नहीं भी ये सारी चीजें आती हैं तो मेरे सेशन आने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज पर, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक मेरे सामने रखी होती है, तो मैं जो भी बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं एज ए नोट्स बेस्ड मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि एक फंक्शन जो बाइजेक्टिव होगा कब होगा, जब वो इंजेक्टिव हो और सब्जेक्टिव हो। मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन मैंने कंसीडर किया है एफ जो नेचुरल नंबर से कहा जा रहा है नेचुरल नंबर पर, और कैसा है वो, सच दैट उसको डिफाइन कर रखा है, सपोज करिए एफ एक्स बराबर 2x से। कैसे डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स बराबर 2x से। पूछ रहा है कि ये फंक्शन क्या वन वन होगा या नहीं होगा। मान लीजिए कि मैंने अगर ये कहा कि ये फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा, तो सपोज करिए मुझे फंक्शन दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना, और डिफाइन कहां से कहां तक कर रखा है हमें, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। तो अगर ये वन वन है तो मैंने आपको वन वन के लिए क्या डेफिनेशन बनाई थी कि इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये इंप्लाइज करना चाहिए किस चीज को, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप अगर मेरे मैथ्स के सेशन फॉलो कर रहे हो ना तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं मैथमेटिक्स में। क्यों होने चाहिए, ये जो सिंबल है ना इंप्लाइज का, इसको ताकत होनी चाहिए लगाने के लिए, मतलब आपके पास बहुत जबरदस्त लॉजिक होना चाहिए, ऐसे नहीं ये लगा दिया जाता। मैथमेटिक्स की एक तरीके से आप जान कहिए इसे, ठीक है ना। आपके पास अगर ताकत है इसे लगाने की, इसका मतलब आपको मैथ अच्छी आती है, आपको लॉजिक क्रिएट करने आते हैं, ठीक है ना। आजकल मैथ का इतना सारा फील्ड बढ़ गया है बच्चों कि आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कोर्स के साथ मैथ ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी भी आईटी फील्ड में जाइए, आप किसी भी वेबसाइट डेवलपमेंट में जाइए, अच्छे से अच्छे कोर्सेज आपको मिल चुके हैं। मैथमेटिक्स ऑलरेडी देखिए फिजिक्स के साथ एस्ट्रो में काम करता है, डीआरडीओ रिक्वायर्ड करता है, इसरो रिक्वायर्ड करता है। सो मैनी बिग इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली लेने की कोशिश करते हैं अगर आपको मैथ बहुत अच्छी आती है तो। आप मेरे सेशन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं उनमें बहुत सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। एफ एक्स वन को मैंने वन वन के लॉजिक के बेसिस पे लेके चला के, और एफ एक्स वन का मीन क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x1 और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2x2,
इसको अगर मैं एक तरफ ले लूंगा तो 2x1 माइनस 2x2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। इसको और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो 2x1 माइनस x2 किसके इक्वल हो गया, 0 के। दो क्वांटिटी प्रोडक्ट होकर के 0 हो रही हैं। अब दो तो 0 होता नहीं है, दो तो मना कर देगा कि मैं तो 0 नहीं हूं, तो फिर 0 किसको होना पड़ेगा, x1 माइनस x2 को 0 होना पड़ेगा। फिर ये इंप्लाइज करेगा कि x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये है कि जो चीज हम यहाँ पे लेके चले fx1 इज इक्वल टू fx2, ये सीधा सीधा इंप्लाइज कर रहा है कि x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं ऑन टू पर। ऑन टू को चेक करने के लिए हमने क्या बताया था, बताइए। हमने ये बताया था कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये कौन सा नेचुरल नंबर, तो यहाँ दोनों के दोनों नेचुरल नंबर दे रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, राइट लगा देता हूँ, है ना। आपको समझ में आ जाएगा किस नेचुरल नंबर की बात हो रही है। यानी कि यहाँ सारे के सारे हमने नेचुरल नंबर y लिए सच दैट देयर एग्जिस्ट एक x होगा कहां पर, नेचुरल नंबर किस में, लेफ्ट में। किस तरीके से होगा कि अगर हमने fx निकाला तो किसके इक्वल आ जाएगा, y के। अगर fx को y के इक्वल ही होना है तो fx क्या है हमारा, 2x अकॉर्डिंग टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब 2x अगर x होगा तो इसका मतलब x क्या होगा यहाँ से, y अपॉन 2। अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको सपोज दे दिया कि अगर y की वैल्यू मेरे पास 1 है ना, इफ मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया कि y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1, देन मेरा x क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा x आ जाएगा हाफ, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करिए सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड डॉट डॉट डॉट। ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहां से यहां तक फंक्शन क्या दे रखा था आपको, यहाँ पे फंक्शन दे रखा था आपको fx इज इक्वल टू 2x। तो आपने 1 को जब पूछा कि 1 किसको मैप करेगा, तो 1 ने किसको मैप किया, 2 को मैप किया, ठीक है ना। फिर 2 ने किसको मैप किया, 4 को। 3 ने किसको मैप किया, 6 को। मतलब आप जो मैपिंग दे रहे हो उसमें तो सारे के सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, मतलब ऑड नंबर्स को तो कोई मैप नहीं कर रहा ना। इसका मतलब 1 जो है वो इमेज सेट में नहीं होगा, यानी कि 1 के लिए ऐसा कोई नेचुरल नंबर बना ही नहीं है जो इसको मैप कर दे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये एलिमेंट बगैर इमेज के रह जाएगा, ये एलिमेंट भी बगैर इमेज के रह जाएगा। तो ये बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो बगैर इमेज के रह जाएंगे। तो ये तो डायग्राम लॉजिक हुआ। इधर आपको पता चल रहा है कि ये एग्जांपल हमने ऐसा सेट किया है जिसमें हमें पता चल रहा है कि हम x ऐसा ढूंढ ही नहीं पाएंगे जो किसको मैप कर दे, 1 को मैप कर दे, है ना। तो 1 को जब कोई x मैप ही नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इज नॉट ऑन टू। मैंने भी बताया कि जो फंक्शन नॉट ऑन टू होते हैं मीन्स उन्हें हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। ओके, चलिए हम कुछ टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा सबसे पहला है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जब r से r पर डिफाइन होता है ना, तो वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, मॉड x की तरीके से। अब ये मॉड x क्या होता है, इसकी अपनी खुद की डेफिनेशन होती है। जैसे मान लीजिए मैंने मॉड x डिफाइन किया, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये x आएगा इफ जब x पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा, और अगर ये माइनस x आएगा इफ x कैसा होगा, लेस देन 0। तो अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है मॉड x, मीन्स उसका मतलब है कि वो x होगा या माइनस x होगा। अच्छा, इसका मतलब आपको अभी अच्छे से क्लियर नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने 2 का मॉड निकाला, तो 2 का मॉड 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने -1 का मॉड निकाला होता तो ये कितना आता है, ये भी बनाता। क्यों आता है ऐसा, आपको पता है ऐसा क्यों आता, क्यों, क्योंकि -1 किससे छोटा है, 0 से, यानी कि इस केस में आ रहा है। और इस केस में अगर आप fx निकाल रहे हो तो fx की वैल्यू कितनी आती है, -x आती है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि जो आप -1 का मॉड निकाल रहे हो ना, इसका मतलब है -1। देखिए अब यही चीज तो समझनी है कि जिस x का आप मॉड निकाल रहे हो आप उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, यदि वो x नेगेटिव है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो आपको ये दोनों जो डेफिनेशंस हैं कि कैसे मॉड को ब्रेक किया जाता है अच्छे से पता होना चाहिए, है ना, कि हम ऐसे ही नहीं इसको ब्रेक कर देते। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसमें ये x एक्सिस है मेरे पास और इसमें ये y एक्सिस है। ये जो एक्सिस चली आ रही है इसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू -x,
और ये जो एक्सेस हमारे पास जा रही है इसको कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स। दोनों का जब हम कंबाइंड फॉर्मूला बनाते हैं, कंबाइंड यानी कि दोनों को एक साथ लेते हैं, तो इसी को लिख देते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स। y कहिए या एफ एक्स कहिए, नॉर्मली दोनों चीजें एक ही हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस फंक्शन का कोई डोमेन पूछे आपसे तो डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होता है बच्चों, ठीक है ना। कोडोमेन पूछे तो कोडोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, ओके। कोडोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। लेकिन अगर वो रेंज पूछता है आपसे, अगर रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन की मैं बात करूं, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन यानी कि मॉड एक्स, तो ये आती है आपकी आर प्लस यूनियन जीरो। बच्चों आर प्लस का मतलब क्या, देखिए बहुत सारे सिंबल्स ऐसे आने वाले हैं, इनको कहते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आप बार बार इन चीजों को सीखते भी चलोगे तो आपको भी बहुत इंटरेस्टेड लेक्चर लगेगा मेरा, क्योंकि मैं इसीलिए जरूरत के हिसाब से चीजों को बहुत अच्छे से, जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उन्हें मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे लेक्चर्स जितने भी हैं आप उनको फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, और ऐसा लगेगा जैसे मैथमेटिक्स हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं और एक एडवांस लेवल तक पढ़ने जा रहे हैं ना। क्योंकि जब तक हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते तब तक हम किसी भी चीज को एडवांस बेसिस पर नहीं पढ़ सकते। तो मॉडेक्स का ग्राफ हमने आपसे डिस्कस किया कैसा होता है, कौन सी एक्सेस कहाँ होती है, कौन सी एक्सेस कहाँ होती है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। इन नेगेटिव रियल नंबर्स के साथ जब माइनस लगाया जाता है तो फिर से प्लस हो जाते हैं। आपको पता होगा कि ये y की प्लस एक्सेस है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू होती है y की सारी पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है और यहाँ से भी आपको पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब आपको मॉड एक्स क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, इसको बोलते हैं साइन फंक्शन या सिग्नम फंक्शन। बहुत इंटरेस्टेड फंक्शन है ये, क्योंकि आपको क्या करता है ये रियल नंबर का आपको साइन निकाल के देता है। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है इन मैथमेटिक्स, द साइन फंक्शन और सिग्नम फंक्शन इज एन ऑड मैथमेटिकल फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टेड फंक्शन है ये, जो एक्सट्रैक्ट करता है किसको, साइन को। किसके साइन को, रियल नंबर के साइन को। यानी कि आपको अगर कोई एक्स दे रखा है और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग यानी कि आपको लिख दिया जाए साइन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होगा ये केवल आपको चिन्ह बताएगा, यानी कि साइन बताएगा। किसका साइन बताएगा, एक्स का, ठीक है ना। इसकी अपनी खुद की डेफिनेशन होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा एफ एक्स, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। ये +1 होता है बच्चों, यहाँ 0 होता है और ये -1 होता है। +1 कब होता है, जब एक्स इज पॉजिटिव हो। 0 होता है जब एक्स इक्वल 0 हो, और यहां जब x इज लेस देन 0। ये इक्वल है बच्चों, है ना। इसको थोड़ा सा देख लेना। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है, देखिए यहां पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एफ एक्स ने अपनी वैल्यू कितनी डिसाइड कर रखी है, 1। मतलब आपको यहां जाना है, दैट इज द वैल्यू +1। ग्राफ में ये सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इन सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर इनपुट में आते हैं, किस में आते हैं, इनपुट में, तो इनपुट में आएंगे तो इसका मतलब वो सब के सब किस पे मैप हो जाएंगे, +1 पे मैप हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि अगर हमने 0 को ऑपरेट किया, दिस इज द 0 एलिमेंट, और 0 की इमेज कितनी आएगी, 0 ही आएगी, यानी कि वो यहीं आ जाएगा। फिर हमने नेगेटिव रियल नंबर्स को लिया। नेगेटिव रियल नंबर्स को जब हमने यहाँ ऑपरेट किया इस फंक्शन पे, तो इन्होंने अपनी वैल्यू कितनी बताई हमें, -1 बताई। इसका मतलब वो सीधे सीधे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए इस फंक्शन से हम ये सीख लेते हैं, हाँ पिछले फंक्शन में हम आपसे डिस्कस करना भूल गए कि ये फंक्शन 1 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अगर आपको ये डोमेन दे रखा है आर, ये कोडोमेन दे रखा है आर, तो इस केस में देखोगे बच्चों की -1 की इमेज भी बनाने वाली है, -1 की इमेज भी क्या आने वाली है, 1, और 1 की इमेज भी बनाने वाली है। इसका मतलब ये होगा कि दो एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट पर मैप होंगे। समझ में आ रही है ना बात। इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन होगा, 1 1 तो होगा नहीं। तो चलिए एक चीज ये नोट कर सकते हैं आप कि ये फंक्शन मैनी वन है। साथ में हम ऑन टू देखेंगे तो इसका रेंज कितना है, रेंज इतना है। लेकिन यहाँ कोडोमेन कितना दे रखा है, पूरा का पूरा रियल नंबर। भाई मॉडुलस फंक्शन कोई नेगेटिव रियल नंबर तो कभी देने वाला है नहीं है, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये मैनी वन होगा प्लस साथ में कैसा होगा, इनटू, इस कोडोमेन के रिगार्डिंग में, ठीक है ना। अगर मैं इसकी जगह ये यूज कर लूं तो ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, आर से आर पे, मॉडुलस फंक्शन आर से आर पर मैनी वन प्लस इनटू फंक्शन होता है, ठीक है ना। ओके चलिए साइन फंक्शन में आ जाता हूं दोबारा से, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए मैंने ये कहा आपको कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर मैंने इनकी इमेज निकाली, यानी कि ये सारे के सारे अगर मैंने फंक्शन पर ऑपरेट किए तो इनकी वैल्यू +1 आएगी।
मतलब यहां से आपको ये लग रहा होगा बच्चों कि ये तो मैनी वन है, यानी कि बहुत सारे रियल नंबर्स की इमेजेस कहां पे आने वाली हैं, +1 पर आने वाली हैं। ओके, अब चलते हैं हम ऑन टू के लिए, ठीक है ना। ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो देखिए इस पर डिपेंड करता है कि इस फंक्शन को डिफाइन कहां से कहां किया गया। अगर मान लीजिए मैं आर से आर पे डिफाइन करता हूं, तो इस फंक्शन की रेंज में तो केवल 3 ही एलिमेंट है, या तो +1 या 0 या फिर -1। यानी कि अगर इस फंक्शन की मैं आपको रेंज निकाल के देता हूं तो वो आएगी -1, 0 और +1। इसका मतलब ये है कि ये एक सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा रियल नंबर्स का। मींस ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू नहीं होगा तो मतलब इनटू होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं और इस आर की जगह पे मैं यूज करूं यही वाला सेट पूरा का पूरा -1, 0 और 1, तो फिर ये ऑन टू बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में किस तरीके से इस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। हाँ, एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करने जा रहा हूं, वो इस फंक्शन को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा लिखा मिल सकता है। मॉड एक्स अपॉन एक्स जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो बच्चों, और ये 0 होगा जब x की वैल्यू 0। आप इस चीज को नोट कर सकते हो। इस सिग्नम फंक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको ब्रेक कैसे करेंगे। अच्छा, x अगर नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों, तो उसके दो ही केस होंगे, है ना। या तो x पॉजिटिव होगा और या फिर x नेगेटिव होगा। अगर x पॉजिटिव हुआ, x कैसा हुआ, पॉजिटिव, तो मॉड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो x से जब x कटेगा तो +1 आएगा, कब, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ध्यान से समझ लो इस चीज को। मॉड x अपॉन x जब x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज पॉजिटिव के केस में क्या बन जाएगा, +1। अगर मैंने कहा कि x नेगेटिव है, अगर मैंने x को नेगेटिव कंसीडर किया है, तो मॉड x की ही वैल्यू क्या हो जाती है, -x हो जाती है। -x में जब x का डिवाइड होगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसी फंक्शन को हम तीन जगह ब्रेक कर देते हैं, और वो तीन जगह हैं +1, 0 और -1। +1 बनता है जब पॉजिटिव हो, -1 बनता है जब नेगेटिव हो, और 0 बनता है जब वो खुद अपने आप में 0 फंक्शन हो, ठीक है ना। बहुत अच्छे से क्लियर होगा साइन फंक्शन। चलिए अब आ जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको एक्सरसाइज में शायद ये दे भी रखा है। इसने फंक्शन को डिफाइन किया है आर से आर पर, किस तरीके से, f(x) इज इक्वल टू, ये जो है ब्रैकेट, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अच्छा, कई बुक्स में आपको ये इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा, तो वहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, x इस तरीके से मिल जाएगा, यानी कि नीचे ही केवल आपको डैश लगे मिलेंगे। ये कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है, आपको बस ये समझना है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है ना। तो देखिए ये जो f(x) है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें इसमें करना क्या होता है, हमें इसको सेट करना होता है। किस तरीके से सेट करना होता है, ये आपको लेके जाना होता है x तक, और इधर आपको लेके आना होता है ये x - 1 तक। इस रेंज में बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, एक इंटीजर फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो वो जो इंटीजर आप फाइंड आउट करके लाओगे इस रेंज में, क्योंकि यही ग्रेटेस्ट होगा, बड़े से बड़ा इंटीजर ढूंढ के लाइए। तो बड़े से बड़ा का मतलब है आपको इस रेंज से शुरू होना है और इस रेंज तक जाना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 0.5 के लिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढिए, तो 0.5 के लिए आप कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढोगे, तो 0.5 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पे, और यहां जाएंगे आप 0.5 तक, और यहां जाएंगे आप इक्वल एंड 0.5 - 1, दैट इज ये माइनस के 0.5 बन जाएगा, और यहां पे आपको मिलेगा 0.5, और ये आपका हो जाएगा कितना, 0.5। तो देखो इस -0.5 से +0.5 में कौन सा इंटीजर आता है, तो देखिए आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में मैंने इसीलिए साथ ही साथ डायग्राम लिखा है कि यहां पे होगा माइनस के 0.5, माइनस के, और इधर होगा बीच में 0.5। अच्छा, इस इंटीजर के बाद -1 इंटीजर के बाद ये सीधा सीधा 0 आता है, और 0 के बाद फिर +1 आता है, यानी कि इस रेंज में, यानी कि -0.5 से +0.5 के बीच में कौन सा इंटीजर आया, तो आपको पता है वो कौन सा है, 0। मतलब इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैंने f(x) को लिखा था 0.5 का, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए, तो आपने वो कितना निकाल के दिया, मुझे 0 निकाल के दिया। इसमें कोई कंफ्यूजिंग होने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे f(1) निकाल के दीजिए, है ना, सॉरी यहां से थोड़ा सा ये
क्लियर करोगे कि ये ग्रेटर देन होता है और ये यहाँ पे इक्वल होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे सपोज करिए F1 की वैल्यू निकालनी चाहिए, F1, तो F1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है, देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपको अगर 1 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो आपको चाहिए 1 - 1 और इधर जाना है आपको 1 तक, तो 1 - 1 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टू 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में 1 को साथ में शामिल करते हुए आपको इंटीजर ढूंढना है, यानी कि ये तो वैल्यू फाइनली 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए ये इसका ग्राफ होता है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 0 से लेकर के 1 तक की जितनी भी रेशनल वैल्यू होंगी, समझिए इस चीज को, 0 से लेकर के 1 तक की जितनी भी रियल वैल्यू होंगी सबकी इमेज कितनी आएगी, 0 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो 1 से छोटा नंबर है, कोई भी x है जो 1 से छोटा नंबर है ना, तो उसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो वो आपसे क्या कहेगा, हर बार वो कहेगा आपसे कि 0 या 0 से छोटा, बिकॉज अगर वो x 1 से छोटा है तो आप उसका इंटीजर वैल्यू देखिए, एक वैल्यू निकाल के देख लिया, अगली बार अपने आप सारा आइडिया हो जाएगा। जैसे आपने 0 से छोटा 1 से छोटा पॉइंट क्या लिया था, 0.5, 0.5 किससे छोटा है, 1 से। इसकी हमने जब इमेज निकाली तो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि ये सारा का सारा इंटीजर यहां मैप करेगा, ये इसका फंक्शन है। जब आप 1 से 2 में जाओगे ना, तो 1 से 2 में जाओगे तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन होगा, दैट इज द 1, दिस इज द क्वांटिटी 1। ये कितनी है, 2, ये कितनी है, 3। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर के 2 तक की इसको ब्रेक भी कर दोगे, यानी कि fx की जो वैल्यू आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे रखी है, इसकी हम फंक्शनल वैल्यू बता सकते हैं। 0 कब आता है, जब x लाई करता है कहां से कहां तक, 0 पे तो आप इक्वल लगाओगे और यहां लगाओगे ये, 1 पे जाओगे तो 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 2, 2 पे जाओगे तो 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 3। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये फंक्शनल वैल्यू है, ये पार्टीशन सा ब्रेक करता जा रहा है। अगर मैं यहां से यहां तक कोई वैल्यू अप्लाई करता हूं, -1 से लेकर के 0 तक की, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, यहां ये कितनी आएगी, -2, ये कितनी आएगी, -3। तो ये इसका ग्राफ होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के और भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दे दी जाए कि इसकी वैल्यू बताइए 7/2 की, तो कितना आएगा ये 7/2, इसको ब्रेक कर लीजिए, ये 3.5 है, तो 3.5 का मतलब कहाँ है, यहां आएगा ये 3.5। तो 3.5 के लिए अभी तो मैं आपको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू 3 आएगी, फिर भी आप विद इन एग्जांपल आप इसको ट्राई कर सकते हो। 3.5 के लिए मैंने डेफिनेशन आपको लिख दी है कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये वाला, ये इक्वल होता है x के और बड़ा होता है किससे, x - 1 से, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, है ना। तो आपको जब भी ये फाइंड आउट करना है तो आपको 3.5 से -1 कर दीजिए, स्ट्रिक्टली लगाइए, यहाँ पे 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर रखिए और यहाँ पे इक्वल लगा दीजिए 3.5, ठीक है ना। अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो 2.5 आएगा, 2.5 और 3.5 के बीच में आपको इंटीजर वैल्यू ढूंढनी है, तो वो कौन है, 3, है ना। आपको तो एक इंटीजर वैल्यू ढूंढ के लानी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है y = ex, एक्चुअल में क्या है कि इसका पहली बात तो हम फंक्शन देखते हैं, इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। सही से अगर ड्रॉ ना हो पाए तो आप टेंशन मत लीजिए इस चीज की, ये इस तरीके से फंक्शन होता है, धीरे धीरे उठना शुरू करता है और ये उठते 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 कहाँ जाता है, गो टू इन्फिनिटी की तरफ, है ना, इन्फिनिटी की तरफ टू वर्ड करता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर ग्राफ y = e⁻x। जब इसमें यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करी जाती है तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ जो फाइंड आउट होती है, ये y बराबर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना, क्लियर होगा पॉइंट। और जब x हमारा टेंड करता है किसकी तरफ, -इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पे जो y है वो किसको टेंड करता है, ये y टेंड करता है हमारा 0 की तरफ, ठीक है ना। तो जो y = ex है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। e⁻x का तो बेटा ये ग्राफ होता है, और अगर बात कर ली जाए e⁻−x के ग्राफ की, तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, वो इधर से चल के आता है और वो ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = e⁻x, यानी कि जब x टेंड करता है प्लस इन्फिनिटी को, तो y किसको टेंड करता है, 0 को टेंड करता है, ठीक है ना। और जब x टेंड करता है -इन्फिनिटी को,
तो y किसको टेंड करता है बच्चों? प्लस इन्फिनिटी को। ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर जब x टेंड कर रहा था माइनस इन्फिनिटी को तो y किसको टेंड कर रहा था? जीरो को। यहां जब x टेंड कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को तो y भी किसको टेंड करता है? प्लस इन्फिनिटी को। सारी चीजें थोड़ी सी आपको नोट कर लेनी है। अब ये देखना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। देखिए एक चीज मैं आपको भी थोड़ी सी क्लियर कर दूंगा सारे के सारे फंक्शंस के बारे में। हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखिए, जब भी हमें कोई ग्राफ दे रखा है और ग्राफ के बेसिस पर पूछा जाता है, ग्राफ के बेसिस पर ये पूछा जाए कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फिर ये देखना है कि अगर हमने ऐसी लाइन कोई ड्रॉ करी है तो वो उस ग्राफ को एक से ज्यादा बार तो नहीं कट कर रही है। अगर वो एक से ज्यादा बार कट करती है किसी भी फंक्शनल ग्राफ को, इसका मतलब वो फंक्शन वन वन नहीं है। और अगर वो एक ही बार कट करती है, इसका मतलब वो फंक्शन वन वन है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन खींची तो इसने इस ग्राफ को केवल एक ही जगह कट किया। मैं कहीं भी खींच लूं इसकी लाइन, ये सब जगह एक ही बार कट करेगा, मीन से फंक्शन कैसा होगा? वन वन। अब वन वन को मैथमेटिकली कैसे दिखाया जाता है, तो मैंने बताया था कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम? एफ एक्स टू, है ना। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स वन, ये आ जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स टू। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ई टू दी पावर एक्स वन और ई टू दी पावर एक्स टू, इसको अगर मैं डिवाइड दे दूं इधर तो ई टू दी पावर क्या आ जाएगा? एक्स वन, और यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? डिवाइड बाई ई टू दी पावर एक्स टू, और यहाँ पे कितना आ गया? वन। इसको और सॉल्व करोगे तो ई टू दी पावर एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अच्छा, ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू वन कब होती है? ये मैंने बताया था ना अभी आपको, वाई की वैल्यू वन कब आती है? जब आप ई में क्या पुट करते हैं? जीरो। इसका मतलब ई टू दी पावर जीरो की वैल्यू हम यहाँ पे वन यूज करेंगे, तो इसको ई टू दी पावर जीरो लिख देंगे। इसका मतलब होगा कि एक्स वन माइनस एक्स टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहां से मिल जाएगा कि एक्स वन किसके इक्वल है? एक्स टू के। मतलब फंक्शन आपका क्या हो गया? वन वन हो गया। ठीक है ना, ओके। ये फंक्शन अगर आपको डिफाइन कर रखा होता, सपोज करिए आर से आर पर, ठीक है ना, तो ये ऑन टू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही ऊपर रहा है। लेकिन यहाँ पूरे के पूरे रियल नंबर कवर करने हैं, तो रियल नंबर तो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आते हैं, यहाँ तक और भी नीचे, ये पूरे के पूरे रियल नंबर है। तो अगर इसका ग्राफ नीचे तक जाता और माइनस इन्फिनिटी तक जाता, तभी ये फंक्शन क्या होता? ऑन टू होता। लेकिन इस केस में ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सिमिलरली हम इसके लिए भी ये केस डील कर लेंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं आने वाली आपको, आप सॉल्व कर लोगे इस चीज को। एक ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स का, ये भी दिस इज द एंटी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब हम आगे अभी पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में, तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहां से निकल के आता है y इज इक्वल टू लॉग एक्स। सबसे पहले हम इसका डोमेन समझ लेते हैं बच्चों, तो आपको डोमेन इसका नोट करना है। डोमेन ऑफ लॉग एक्स कितना होता है? दिस इज द आर पॉजिटिव। इसमें जीरो भी शामिल नहीं होता, ध्यान रखोगे। जीरो पर लॉग डिफाइन नहीं है। लॉग इज नॉट डिफाइन एट जीरो और लेस टू जीरो रियल नंबर। ये नोट करने वाली बात है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको नोट करनी है। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहां से जीरो को शामिल करते हुए, ये जीरो को शामिल करते हुए इस पूरी की पूरी एक्सिस को हिडन कर दिया जाता है, यानी कि रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द डोमेन। रिमूव फ्रॉम द डोमेन मतलब अगर डोमेन ऑफ ये पूछा जाता है तो क्या निकल के आता है? आर प्लस। अगर आपसे रेंज पूछता है कोई, रेंज ऑफ लॉग एक्स, तो वो कितनी होती है? वो होती है आपकी पूरी की पूरी आर। ग्राफ कैसा होता है, क्या होता है, तो मैं लॉग को डिफाइन कर देता हूं आपको। सबसे पहले लॉग ए एक्स, ठीक है ना। आपको सबसे पहले तो ये कंडीशन नोट करनी है कि ए की वैल्यू पहली बात तो वन नहीं होनी चाहिए। तो फिर ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू ये हो सकती है कि ये जो ए है, यहां पर एक्स की कंडीशन क्या है? एक्स पॉजिटिव होगा, ये भी आपको नोट करना है। साथ में आपको अब ए के बारे में देखना है। तो मैंने कहा कि अगर ए की वैल्यू एक से बड़ी है ना, और एंड एक्स पॉजिटिव है, तो उसका जो ग्राफ होता है बच्चों वो ऐसा ग्राफ होता है, इस तरीके से। दिस इज द y इज इक्वल टू लॉग एक्स।
ना। इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको। कब? जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो और x भी कैसा हो? पॉजिटिव हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको a की वैल्यू लेस देन 1 दे दी जाए और 0 से बड़ी दे दी जाए और यहां पर x कैसा दे दिया जाए? पॉजिटिव दे दिया जाए, तो इस केस में जो लॉग का ग्राफ है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। मतलब ये जो शैडो आपको इधर दिख रही है, ये शैडो आपको फिर इधर दिखने लग जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। और ये जो नीचे शैडो दिख रही है, यही शैडो आपको यहां दिखने लग जाएगी। थोड़ा ठीक से बना लीजिएगा, इस तरीके से आएगा ये, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ ज्योमेट्रिकली अप्रोच नहीं हो पा रहा है, असल में ये ग्राफ ऐसे निकल के आएगा, इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है ना, बिल्कुल इसका अपोजिट। ओके, तो ये लॉग के दो ग्राफ होते हैं। ये जो लॉग का ग्राफ है ये 1 1 फंक्शन है और पूरे के पूरे आर पर कैसा है? ऑन टू फंक्शन, 1 1 प्लस ऑन टू। ध्यान रखोगे इस चीज को। 1 1 क्यों? क्योंकि आप इसको काटते जाओ, ये एक ही बार कट करेगा। कोई भी अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचते हैं, किसी एक को कंसीडर करना, ऐसा नहीं दोनों को एक साथ देखो। अगर इसको देख रहे हो एक साथ तो इसको देख लीजिए, इसको देख रहे हो एक साथ तो फिर इसको देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो आप जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसके लाइन खींचोगे तो आपको लॉग का फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा और वैल्यू भी पता चल जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, कोई आपसे पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए कि लॉग 0 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं एक चीज आपसे पहले तो क्लियर कर लूं, जब लॉग में बेस नहीं दिया होता ना, देखिए मैंने यहाँ पे बेस कंसीडर किया था, क्या बेस कंसीडर किया था? ए। लेकिन अगर सपोज करिए वो कुछ नहीं लिखता इसके पीछे, तो यहाँ इसको हम क्या मान के चलते हैं? ये स्टैंडर्ड लॉग होता है, ई मान के चलते हैं इसको, ठीक है ना। और ई की वैल्यू बच्चों 2 से लेकर के 3 के बीच में लाई करती है, ये भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। समझने के लिए आपको ये भी चीजें नोट करनी है। 2.76 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, और भी इसमें डिजिट्स होती हैं आफ्टर द डेसिमल। तो इतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें ई के पीछे बस दौड़ नहीं लगानी है, हमें तो कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है। तो ई इसकी जो वैल्यू है, देखिए इस केस में आ जाएंगे आप, ए पॉजिटिव हो गया, ए पॉजिटिव यानी कि 1 से पॉजिटिव 1 से बड़ा हो गया। ए अगर 1 से बड़ा है और एक्स भी 0 के केस में अगर यहां डिफाइन करने जाएंगे, तो जैसे जैसे एक्स 0 को अप्रोच कर रहा था इस ग्राफ में देखिए, तो ये फंक्शन किसको अप्रोच करने के लिए जा रहा है? ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करने जा रहा है। यानी कि इसकी वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है, वैसे तो आप यही कहेंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड, बट अगर वो ज्यादा जबरदस्ती करे तो क्या कहेंगे हम उसको? टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, नॉट इक्वल टू 0, टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, और अगर यहीं पे अगर वो ऐसे पूछ लेता कि लॉग बेस दे दिया उसने हाफ और 0 की वैल्यू बताओ, तो ये कितनी होगी? प्लस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम एक्स को किसकी तरफ लेके जा रहे थे? 0 की तरफ। इस ग्राफ में ये फंक्शन किसकी तरफ चला जा रहा था? ये जा रहा था प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो दोनों ही चीजों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बेस के बेसिस पे ही तो ई डिफाइन होता है। क्लियर हुआ? चलिए, एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस मैंने एक टॉपिक लिख दिया है, इसको आप लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। आप जानते भी होंगे, आपने 11th क्लास में साइन भी पढ़ा होगा, कोस भी पढ़ा होगा, टेन भी पढ़ा होगा, तो ये सारे फंक्शंस आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। फिर भी अगर आपको ग्राफिकली अप्रोच चाहिए तो ग्राफिकली अप्रोच आपको साइन की पता होगी, इस तरीके का साइन का ग्राफ होता है और ये पीछे भी इसी तरीके से चलता जाता है। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री, मतलब ये वैल्यू कितनी होती है? दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई एंड डॉट डॉट डॉट। इधर आप आओगे तो माइनस पाई, इधर आओगे तो माइनस 2 पाई, ये इसकी वैल्यू है। ये आपको जो वैल्यू है ये कहाँ तक जाती है? तो +1 तक जाती है। इधर जो ये वैल्यू है ये कहाँ तक आती है? तो ये -1 तक आती है। ये जो वैल्यू है 0 होती है। तो आपको पता होगा कि जो साइन है इसकी रेंज कितनी होती है बच्चों? -1 से +1 तक, ठीक है ना। दिस इज योर रेंज सेट। तो रेंज ऑफ साइन एक्स अगर पूछा जाता है आपसे तो वो होती है आपकी क्लोज ब्रैकेट -1 to 1। अगर आपसे डोमेन पूछा जाता है साइन एक्स का तो वो पूरा का पूरा क्या होता है? रियल नंबर। सिमिलरली अगर आपसे कॉस एक्स के बारे में पूछा जाता है तो ये भी +1 और -1 के बीच में लाई करता है। और इसका जो ग्राफ होता है इससे थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या है? ये बिल्कुल अपोजिट चलता है, ऐसे चलता है ये, ठीक है ना। समझ लेना है ना, ये मत देखना कि कैसा ऊद बिलाऊ बना दिया। इसमें कुछ ऊद बिलाऊ जैसा है नहीं है, क्योंकि जैसा पेन चलता है वैसे ही यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो ये यहाँ पे ये देखना है कि 0 पर जब साइन 0 था तो ये 0 पर कितना था? यहाँ पे +1 है ना। ऐसे ही ये π/2 पे है, जब +1 था तो ये π/2 पे कितना था? ये π/2 है ना।
ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, ये इसका 2 पाई है। तो आप ऐसे ही इसको एंगल को ब्रेक करते जाओगे तो आपको कॉस के बारे में भी पता चल जाएगा। कॉस की रेंज हो गई -1 से 1 और डोमेन वही होता है जो साइन का होता है। अगर tan की डोमेन की बात करी जाए, tan x के डोमेन की, है ना, तो इसका डोमेन होता है रियल नंबर माइनस वो सारी वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट जिन पे cos x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये इसका डोमेन होता है ना, क्योंकि tan को जब आप डिफाइन करते हो ना तो tan क्या आता है, sin x बटे cos x। तो जब भी कोई फंक्शन आता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जब फंक्शन में स्टार्ट कर रहा था कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस बनता है तो हमें ये रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ती है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यही आपको बता रहा है कि आर में से उन सारे पॉइंट्स को आप हटा दीजिए जिन पे cos 0 हो रहा है ना, तो बचे हुए पॉइंट वही रह जाएंगे ना जिन पे cos 0 नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा cos 0 कहाँ होता है, cos 0 होता है π/2 3 π/2। तो यही तो सारे के सारे पॉइंट आने वाले हैं जिनको हटाना है हमें। π/2 आने वाला है, 3 π/2 आने वाला है, 5 π/2 आने वाला है, इधर भी आएंगे तो -π/2 भी आएगा, -3 π/2 भी आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनको हमें इसमें से हटाना पड़ेगा, तब जाके हमें किसका डोमेन मिलेगा, tan का। अच्छा कोई रेंज पूछता है अगर tan की रेंज, तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर होती है, आप नोट कर लीजिए इसको, है ना। अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा, वैसे तो आपको अगर 11th क्लास का बुक खोलोगे उसमें 10x का ग्राफ बहुत इजी फॉर्म में मिल जाएगा, नहीं मिलता है गूगल कर लीजिए। बाकी की चीजें हम समझेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हम बहुत डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके जा रहा हूँ फंक्शंस के। मैंने एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया है, f(x = 2x), ये फंक्शन मैंने बताया 1 है बट ऑन टू नहीं है। एक फंक्शन और दे रखा है, सपोज करिए एक नेचुरल नंबर से ही नेचुरल नंबर पर फंक्शन है, और फंक्शन कैसा है उसने बता रखा है सच दैट कि f1 की जो वैल्यू है वो f2 के बराबर है, जो किसके बराबर है, 1 के। अब देखिए दो डिफरेंट वैल्यू है, एक 1 और 2, दोनों की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। इसका मतलब यहीं से पता चल गया कि फंक्शन कैसा है, मैनी वन, कुछ भी कहना नहीं है, ओके। बट वो कह रहा है कि एंड जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो fx को आप क्या लिखोगे, fx को लिखोगे x-1, ठीक है ना। ओके तो देखिए अगर मैंने x की वैल्यू 2 यानी कि 3 को अगर मैं यहां पुट करता हूं, f3 की वैल्यू निकालता हूं तो 3-1 कितना आ जाएगा, 2। मैंने 4 की इमेज निकाली तो f4 कितना आ जाएगा, तो 4-1 दैट इज 3। मतलब ये देखिए कि एक सेट आपका ये रहा नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट, और एक सेट ये रहा आपका नेचुरल नंबर्स का, इसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, वही सेम नेचुरल नंबर्स इधर है और नेचुरल नंबर इधर है। लेकिन हो क्या रहा है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 कहाँ जा रहा था, 1 पे, 2 कहाँ जा रहा था, 1 पे। तो देखिए मैनी 1 हो गया, कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन 3 कहाँ पे जा रहा है, 2 पे, 4 3 पे, 5 4 पे, 6 5 पे, मतलब सारे के सारे एलिमेंट मैप होते जा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। अगर इसको मैं वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा, फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर राइट सच दैट देयर एग्जिस्ट एक एक्स होगा कहाँ, नेचुरल नंबर लेफ्ट में। किस तरीके से कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, किस केस में, जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है। देखिए एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है ना, तभी एफ एक्स को x-1 लिखा जाएगा। तो यहां से x-1 इज इक्वल टू वाई, कब, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, y+1, कब, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी y को मैप करना चाहते हो तो x की वैल्यू उससे एक बड़ा नंबर ले लीजिए, अपने आप ही वो मैप हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं है, दैट विल बी मैप्ड। जैसे हमने 2 को मैप करना है तो 2 को मैप करने के लिए हमें 3 लेना पड़ेगा, यही तो बता रहा है ये कि अगर हमें किसी y को मैप करना है तो y को मैप करने के लिए x क्या लेना पड़ेगा, y+1। मतलब 2 को मैप करना है तो 2+1 लेना पड़ेगा, 3 को मैप करना है तो 3+1 यानी कि 4 लेना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन आपको ये बता रही है कि किस तरीके से ये चीजें मैप होंगी, ठीक है ना। ओके एक क्वेश्चन यहीं पे देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको बुक में एक्सरसाइज में। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक फंक्शन है आर नोट से, कहां डिफाइन कर रखा है उसने, देखिए आर नोट से कहां जा रहा है, आर नोट पे। समझ गए होंगे आर नोट का मतलब क्या है। आर नोट का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया है, आर में से किसको हटा रखा है उन्होंने, 0 को, इसी को कहते हैं हम आर नोट। क्या दे रखा है फंक्शन, फंक्शन दे रखा है उसने f(x = 1/x), कह रहा है 1 1 एंड ऑन टू।
ओके, सारी चीजें उसने बता रखी हैं कि आर नॉट का मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये सही है? इफ द डोमेन आर नॉट इज रिप्लेस्ड बाई नेचुरल नंबर विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, मतलब वो पूछ रहा है कि ये फंक्शन जो है वन वन और ऑन टू होगा क्या। तो देखिए वन वन और ऑन टू होने के लिए हमें वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, एफ एक्स वन इज इक्व टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स वन, ये बन जाएगा आपका वन अपॉन एक्स टू। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x2 इज इक्व टू x1। इसका मतलब है कि जो fx इज इक्व टू हमें वन अपॉन एक्स दे रखा है, ये कैसा फंक्शन है, वन वन। अब आ जाते हैं हम ऑन टू पर। तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर नॉट आर, ध्यान दोगे मैं राइट वाला लेके चल रहा हूं, है ना। देयर एग्जिस्ट एक x होगा किस में, आर नॉट लेफ्ट में। किस तरीके से होगा कि यहाँ पे जो fx की वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, y के। एफ एक्स बच्चों दे क्या रखा है आपको, ये दे रखा है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन वाई। मतलब वो ये कह रहा है आपसे कि अगर आप किसी भी y को मैप करना चाहते हो तो उस y का आप अपोजिट नंबर ले लीजिए। जैसे आपको यहाँ पे -2 मैप करना है तो -2 का मतलब है आप किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, माइनस के हाफ। माइनस के हाफ की इमेज क्या होगी, -2 होगी, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर आपको मैप करना है तो आप उसका अपोजिट लेके चलिए, वो उसको मैप कर देगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये मना कर रहा था कि y की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब y नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो हमें x डिफाइन नहीं होगा। तो ये हमें पहले ही पता है कि y नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, क्योंकि हमने r नॉट से y सिलेक्ट किया है, तो y तो वैसे भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ये वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, मतलब ये फंक्शन कैसा है हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कि अगर इस फंक्शन के डोमेन को मैं नेचुरल नंबर बना देता हूं और कोडोमेन को रहने देता हूं सेम, तो क्या ये फंक्शन वन वन होगा। तो वन वन तो होगा भाई, वन वन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना, क्योंकि हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हम ये कहेंगे कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो यहां से वन अपॉन एक्स वन, यहां से वन अपॉन एक्स टू, ये इंप्लाइज कर देगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो वन वन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वन वन तो होगा, लेकिन ऑन टू पर फर्क पड़ जाएगा। अब देखिए ऑन टू पे कैसे फर्क पड़ेगा, ऑन टू पे ऐसे फर्क पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि टू को मैप करिए, समझिए ध्यान से, टू को मैप करिए, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू को मैप करने वाला एलिमेंट कौन होगा, वन अपॉन टू। पहले तो ये वन अपॉन टू रियल नंबर में था, यानी कि आर नोट में था, यहाँ पे ये अवेलेबल था, लेकिन अब क्योंकि ये आर नोट क्या बन गया, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में तो वन अपॉन टू नहीं होता। इसका मतलब ये होगा कि टू को मैप करने वाला कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं होगा, मतलब इसकी ऑन टूनेस चली जाएगी, ठीक है ना। तो आपको यही बता रहा है वो कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या रिजल्ट ट्रू होगा, तो नहीं होगा, है ना, इज नॉट ट्रू। तो इसका आंसर आ जाएगा इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, जब हम इसको नेचुरल नंबर का डोमेन बना दें और कोडोमेन हम इसको आर नॉट ही रहने दें, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ना ये सब। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टेड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है, और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जो फंक्शन आपको डिफाइन किया है वो क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं अगर इसको वन वन दिखाना चाहता हूं तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू लूंगा, एक्स टू क्या आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स टू स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ ले लेते हैं, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो नेचुरल नंबर में ये आ जाएगा कि इज इक्वल टू जीरो। इसको ब्रेक कर देते हैं तो एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा और एक तरफ हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू। अब देखो सुनो, हमें जो x1 और x2 मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर के दोनों नंबर एक से बड़े होंगे, x1 भी बड़ा होगा और x2 भी बड़ा होगा एक से। अगर ये दोनों के दोनों एक से बड़े हैं तो x1 प्लस x2 कम से कम दो से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये चीज कभी भी जीरो नहीं होगी, तो यही चीज जीरो हो सकती है। और अगर ऐसा है तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा ना। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन, यानी कि वो इंजेक्टिविटी पूछ रहा है यहाँ पे और सर्जेक्टिविटी पूछ रहा है। तो इंजेक्टिव तो हो गया, अब हम सर्जेक्टिव पे चलते हैं ना। सर्जेक्टिव के लिए मैंने कहा नेचुरल नंबर ले लिया मैंने दो, तो अगर मैंने दो को लिया नेचुरल नंबर में सच दैट कि मेरे पास कोई एक्स होगा कहाँ, नेचुरल नंबर में, कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, टू। एफ एक्स का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स का यहाँ से मीन क्या आएगा, रूट टू,
है ना। अब √2 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, मतलब ये है कि 2 की हमारे पास जो इमेज है वो नहीं बनेगी। वैसे भी अगर आप देखोगे 1 मैप करेगा 1 पे, 2 किस पे मैप करेगा 4 पे, तो यहाँ से ये 2 एलिमेंट रह गए ना 3 एंड 2, जिन पर कोई एलिमेंट आया ही नहीं, मतलब ये इमेज सेट में नहीं आएंगे, मतलब इसकी ऑन टू नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो ये फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्टिव होगा बट नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, तो सेम आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आर से आर पर जा रहा है ये, और एफ एक्स को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। देखिए ये फंक्शन जो दे रखा है ना आपको जेड से जेड पर, तो जेड में -1 भी होता है जिसकी इमेज 1 आएगी, और +1 भी होता है जिसकी इमेज 1 आएगी, मतलब ये मैनी वन फंक्शन बनेगा, ध्यान रखोगे। नेचुरल नंबर के केस में ये फंक्शन कैसा हो गया था 1 1, लेकिन इस केस में ये मैनी वन हो जाएगा और साथ में इनटू भी रहेगा। ऐसे ही सिमिलरली यहां देखेंगे आर से आर पर जाएंगे, तो आर से आर पर जब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी ये केस कैसा बनेगा, ये 1 1 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -1 की इमेज भी 1 पे जाएगी और +1 की, क्योंकि ये भी तो रियल नंबर है, तो ये इस केस में भी आपका मैनी वन होगा। और ये ऑन टू क्यों नहीं होगा, तो देखिए ऑन टू का मैं आपको कारण बता देता हूं। ऑन टू का कारण ये है, किसी एक्स स्क्वायर को आप -1 पर मैप करा दोगे, नहीं कराओगे ना, क्योंकि -1 यहाँ रियल नंबर में लाई करेगा, और अगर यहाँ लाई करेगा तो आपका कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर -1 आ जाए। आपको पता होगा कि सारे के सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर जो होता है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव आता है, यानी कि ये मैप करेगा, ये वाला जो इसका इमेज सेट बनेगा वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स का बनेगा, तो नेगेटिव रियल नंबर्स इसकी इमेज सेट में नहीं आएंगे, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। सिमिलरली नेचुरल नंबर्स का सेट दे रखा है, ये फंक्शन 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा। जेड से जेड पर दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, आप इसको ट्राई करिए, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा बट ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है ना। आप ट्राई कर सकते हो, इसको देख लेना कि फंक्शन ऑन टू नहीं होगा और ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपकी बुक में बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए ये कह रहा है कि अगर मेरा कोई एफ एक्स है और वो इस तरीके से दे रखा है x+1 और x-1, ये x+1 कब है, जब x कैसा नंबर है, ऑड, और यहां पर आपको ये फंक्शन दे रखा है जब x कैसा है, इवन, और इस फंक्शन को डिफाइन कर रखा है बच्चों नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, ठीक है ना। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट केस आप उससे पूछा है कि फंक्शन इज 1 1, एफ एक्स इज 1 1, और दूसरा केस पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है उसका, और यहां पे पूछ रहा है एफ एक्स इज ऑन टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 1 लेके चलते हैं, और 1 1 में ये मान लेते हैं कि इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो हमें इंप्लाइज करके लाना पड़ता है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। अच्छा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू का ये केस हो सकता है कि देखिए अगर हमने ऐसा कंसिडर किया है कि एफ एक्स वन किसके इक्वल है, एक्स टू के, तो हमने कहा पहला केस, केस नंबर 1 क्या है कि एक्स वन इज ऑड एंड एक्स टू इज इवन। सबसे पहला हम यही केस कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए ये वैसे भी बराबर नहीं होने वाले, लेकिन अगर मैं इसको यहां कंट्राडिक्शन करूंगा किस तरीके से, तो देखिए कैसे होगा ये कंट्राडिक्शन के केस में। अगर मैं ऐसा कंसिडरेशन करता हूं कि x1 मेरा ऑड है और x2 इवन है, तो x1 अगर ऑड होगा तो fx1 कितना आएगा, fx1 की वैल्यू आएगी मेरी x ऑड के केस में x+1, मतलब x1+1। यहां से x2 मैंने कैसा ले लिया है, इवन ले लिया है, तो अगर x2 मैंने इवन लिया है तो यहां से मेरा fx2 कितना आएगा, तो ये आएगा मेरा x2-1, ठीक है ना। अब इसको मैं केस को कंसीडर करूंगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। x1 माइनस x2 सॉरी -2 आ जाएगा। अच्छा, किन्हीं दो ऑड और इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या -2 पॉसिबल है, इट इज नेवर पॉसिबल। ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का डिफरेंस -2 आ जाए, मतलब ये दोनों वैल्यू तभी बराबर नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। इफ x1 x2 के इक्वल कभी नहीं आएगा, तो इस केस में हमें ये पता चलेगा कि ये कंडीशन कभी फॉलो नहीं होगी, है ना। चलिए पहला केस हो गया, दूसरा केस ले लेते हैं। अगर मैंने कहा कि x1 इवन है और x2 ऑड है, तो इसको भी आप ट्राई करिए, ये भी सिमिलरली फेल हो जाएगा।
मतलब ऐसे भी केस में आप इस कंडीशन को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं कि x1 एंड x2 बोथ आर ऑड नंबर्स। तो अगर ये मेरे पास ऑड नंबर्स हैं बच्चों, तो अगर fx1 मैंने निकाला तो कितना आएगा x1 प्लस वन, इसको मैंने fx1 निकाला तो क्या आएगा x2 प्लस वन। अगर मैं इनको बराबर लेके चल रहा हूं तो यहां से मुझे x1 बराबर x2 मिल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों ऑड के केसेस में ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली दोनों इवन के केस में भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन। लेकिन ध्यान रखोगे कि जब एक ऑड कंसीडर करोगे और एक इवन कंसीडर करोगे तो एक कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी। मतलब ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा वन वन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना पॉइंट। तो इन बोथ केसेस फंक्शन कैसा है वन वन। ओके, और अदर देन केसेस में ये फंक्शन वन वन नहीं आएगा, मतलब ये वैल्यू ही बराबर नहीं आने वाली है। तो हर एक केस में आपको ये फंक्शन कैसा मिलेगा वन वन मिलेगा। ध्यान दोगे इसमें हमें जो कंक्लूजिंग पॉइंट है ना वो यही मिलने वाला है कि x1 और x2 के बारे में चार केसेस बने, इसको ऑड लिया, इसको इवन लिया, तो हमें क्या मिला कि x1 माइनस x2 क्या आना चाहिए -2। कब? जब हम ये लेके चल रहे थे कि fx1 किसके इक्वल है x2 के। अच्छा, जब ये ऑड और इवन होंगे तो कभी भी बराबर नहीं होंगे। जब ये बराबर नहीं होंगे तो ये भी बराबर नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि फिर ये कंडीशन लगे देनी पड़ेगी ना, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है ना। और अगर ये नॉट पॉसिबल है इसका मतलब ये है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज दैट fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। हमने दोनों डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी जब हमने वन वन पढ़ाया था। तो इस केस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे तो फंक्शन हमारा कैसा आ जाएगा वन वन आ जाएगा। मतलब मैं चारों केसेस की बात कर रहा हूं, समझ के, है ना। अच्छा, अब आ जाइए किस पर, ऑन टू पर, कि फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ऑन टू का मतलब ये है कि ये फंक्शन क्योंकि नेचुरल नंबर से कहां डिफाइन हो रहा है, इस नेचुरल नंबर में। इस नेचुरल नंबर के पास कोई भी बाई होगा उसकी दो ही कैटेगरी होंगी, या तो वो ऑड नंबर होगा या फिर वो इवन नंबर होगा। अगर मैंने ऑड नंबर लिया है तो ऑड नंबर उस बाई के जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, यही सारे नंबर्स है ना। तो इनको मैं y को कंसीडर कर लेता हूं, y इज इक्वल टू 2r प्लस वन, और r को मैंने क्या ले लिया नेचुरल नंबर, है ना। तो अगर मैंने इसकी डिमांड करी है ऑड की, है ना, y इज इक्वल टू क्या ला रहा हूं मैं ऑड। तो देखिए मेरा जो फंक्शन है ना उसी से मैं ट्रैकल करता हूं इसको। मुझे फंक्शन दे रखा था x प्लस वन और यहां दे रखा था x माइनस वन। कब? जब x कैसा हो ऑड और जब x कैसा हो इवन। ठीक है ना। तो देखिए मेरे पास जो y है, y की वैल्यू क्या ले ली मैंने 2r प्लस वन। तो मैंने कहा कि जो fx है ये 2r प्लस वन। देखिए अगर मेरा x ऑड हुआ, यहां से समझने वाली बात ही तो पकड़नी है हमें। अगर मेरा x ऑड हुआ तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों x प्लस वन। ऑड में अगर आप वन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा इवन बन जाएगा। लेकिन ये r प्लस वन कैसा है 2r प्लस वन, ये तो ऑड है, यानी कि वो यहां से आएगा। यानी कि fx इज इक्वल टू 2r प्लस वन कब आएगा? तो ये 2r प्लस वन आएगा व्हेन, किस केस में आएगा ये 2r प्लस वन? तो ये आएगा जब आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे 2r प्लस टू। क्यों? क्योंकि fx को क्या रखेंगे हम x माइनस वन, है ना। fx की वैल्यू तो हमारी x माइनस वन है ना। ऑड को लाने के लिए ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, तो ऑड आना चाहिए 2r प्लस वन ऑड। तो 2r प्लस वन इज इक्वल टू x माइनस वन। तो यहां से x कितना आ जाएगा 2r प्लस टू आ जाएगा। यानी कि जब मैं 2r प्लस टू ऑपरेट करूंगा तब मेरा क्या आएगा 2r प्लस वन, यानी कि सारे के सारे ऑड नंबर्स कवर होते जाएंगे जब मैं इवन नंबर अप्लाई करूंगा। यानी कि जैसे 2 अप्लाई करूं, 4 अप्लाई करूं, 6 अप्लाई करूं, 8 अप्लाई करूं, इनकी इमेजेस क्या क्या आएंगी 1, 3, 5, 7। ये सारी समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब दूसरा केस ये है कि अगर y इवन हुआ, तो इवन कैसा नंबर होता है 2r टाइप का नंबर होता है ना। 2r टाइप का नंबर तो इवन होता है। तो 2r ये y कब आएगा? देखिए इधर यहां केस कंसीडर कर लेते हैं तो 2r, अब ये इवन नंबर बन गया। इवन किस केस में आता है बच्चों? तो इवन आता है x प्लस वन के केस में, यानी कि इसको क्या होना पड़ेगा x प्लस वन। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r माइनस वन। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर इस बार आप मैप करना चाहते हो, यानी कि इस बार ये कैसे नंबर है ऑड नंबर, यानी कि 1 किसको मैप करेगा 2 को, 2 किसको मैप सॉरी 3 किसको मैप करेगा 4 को, सारे के सारे ऑड नंबर्स की बात कर रहा है। 5 किसको मैप करेगा 6 को। तो देखिए यहां से 2, 4, 6 मैप होते जा रहे हैं,
यहाँ से 1 3 5 7 ये सब मैप होते जा रहे हैं, यानी कि सारा का सारा नेचुरल नंबर मैप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा ऑन टू। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, तो मैं आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं एक्सरसाइज के और बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तो ठीक है। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपसे शेयर कर लूँ सेशन के लास्ट में, कि हमने 3 लेक्चर आपको ऑलरेडी रिलेशंस के बारे में और एक फंक्शन हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा रखा है। आपको मेरे लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप उन सेशंस को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी मैंने नोट्स बेस्ड आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है? तो चलिए, मैं आज इसी सेशन को खत्म करता हूं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच बच्चों।